बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हम केमिस्ट्री में नई बातें सीखने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया कैटालिसिस का प्रोसेस, उसकी हमने क्लासिफिकेशन की। आज जो है हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो इंशाल्लाह बात करेंगे और आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है वो इंशाल्लाह सिखाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट कैसे जो है वो हम देखते हैं, कैसे वो वर्क करती हैं, किस तरह से होती हैं। तो वो हम सारी बातें जो है वो आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। So move towards our today lecture, characteristics of a catalyst। इसमें बेटा सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है इनकी मैस की, केमिकल कंपोजिशन की और फिजिकली चेंज की। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये वाला है कि हम कहते हैं, कोई क्वेश्चन आता है कि जब हम कैटलिस्ट को एक केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करते हैं, अब हमने अप्लाई किया है, उसने उस रिएक्शन में जो है वो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो किया है रिएक्टेंट की, ताकि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बन सके। अब इस काम के दौरान क्या उसका मैस तो नहीं चेंज हो गया? The answer is no। जितना मैस हमने यूज किया होता है शुरू में रिएक्टेंट का रिएक्शन होने कैटलिस्ट का रिएक्शन के स्टार्ट में जो होता है, रिएक्शन मुकम्मल होने के बाद जब हम कैटलिस्ट को अलग करते हैं तो उसका मैस उतना ही रहता है। नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन। क्या उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है? क्या उसको कोई केमिकल जो है वो फर्क पड़ता है? द आंसर इज नो। देखें बेटा, हम कहते हैं कि हमने जब कैटलिस्ट को अप्लाई किया है उसका जस्ट क्या काम है, उसने उस रिएक्शन को जल्द से जल्द परफॉर्म करना है। वो कैसे? बाय लोअरिंग इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब इस काम के दौरान उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, क्योंकि वो उस रिएक्शन में केमिकली पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो इसलिए उसकी केमिकल कंपोजिशन में भी जो है वो चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज। क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई फिजिकली चेंज आ जाए? द आंसर इज यस, कि उसमें फिजिकली चेंज आ सकता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमने जो कैटलिस्ट अप्लाई किया था वो पाउडर की फॉर्म में था, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो हमें ग्रेन्यूल्स दानों की फॉर्म में मिल गया। या हमने जो कैटलिस्ट अप्लाई किया था शुरू में वो ग्रेन्यूल्स थे, दाने थे, उसके पार्टिकल्स थे, एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो हमें पाउडर फॉर्म में मिल गया। या बात क्या होता है कि कैटलिस्ट की सरफेस शाइनी होती है, चमकदार होती है। जैसे ये बोर्ड है, अक्सर जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस इस तरह जो है वो शाइनी होती, चमकदार होती है। तो क्या होता है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन उसकी शाइनी सरफेस डल हो जाती है, मध्यम हो जाती है, धुंधली सी हो जाती है। तो यहां से हमने सीखा कि उसकी फिजिकल चेंज आ सकती है, लेकिन उसका मैस भी उतना ही रहेगा और उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर बेटा हम अप्लाई करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड को, किस में? KClO3 की डिकम्पोजिशन में। मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, दाने होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें क्या मिलता है? वो पाउडर फॉर्म मिल जाती है। अब इसमें उसका मैस भी वही रहा, केमिकल कंपोजिशन भी वही रही है, लेकिन फर्क कहां पे आया है बेटा? वो उसके फर्क आ गया फिजिकली अपीयरेंस में। वो क्या हो गया? वो पार्टिकल से जो हमारे जो ग्रेन्यूल्स उसके दाने थे उससे वो फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि क्या इसका जो हम बात करते हैं हमेशा हमें अमाउंट जो है वो मैक्सिमम चाहिए कैटलिस्ट की। द आंसर इज नो।
trace amount is effective. यहां से हम क्वेश्चन क्या राइज करेंगे कि क्या जो हम कैटलिस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो क्या उसकी हम अमाउंट हमेशा ज्यादा लेंगे या फिर थोड़ा सा भी जो है उसकी अमाउंट यूज करने से हमारा काम हो सकता है। द आंसर इज फ्रॉम दिस हियर इज दैट कि बेटा हम जब कैटलिस्ट को अप्लाई करते हैं तो उसकी ट्रेस दी अमाउंट बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट भी जो है वो बहुत सारे बड़े जो रिएक्टेंट की अमाउंट्स हैं उनकी जो आपस में कॉम्बिनेशन करवा के उस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर बेटा हम बात करें अमोनिया और HCl की, इनकी कितनी मर्जी जो है वो हमारे पास अमाउंट पड़ी हुई हो ये आपस में कॉम्बिनेशन शो नहीं करेंगे। कब तक? जब तक इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है बिल्कुल माइनर सा जो है वो इसे मॉइस्चर चाहिए, वो मॉइस्चर क्या करेगा वो इस रिएक्शन को परफॉर्म करवा देगा और ये NH4Cl बन देगा। हालांकि उसका इसमें कोई जो है वो अमल दखल केमिकली नहीं है, लेकिन क्या मॉइस्चरिंग कंडीशंस में जो है ये नमी वाली कंडीशन में ये रिएक्शन हो सकता है, तो वो थोड़ी सी ना होने के बराबर से नमी चाहिए, तो वो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड जो है इसके वाइट डेंस फ्यूम्स जो हैं वो धुएं की तरह जो है वाइट गहरा धुआं जो है सफेद कलर का वो बन जाएगा, तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये अमोनियम क्लोराइड बन चुका है। फिर हम प्लैटिनम सिर्फ 1 मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? हम 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ water H2 and 1.25 decimeter cube of O2 to give water। अब आप इसमें देखें 2.5 डेसीमीटर क्यूब H2 का है और 1.25 डेसीमीटर क्यूब जो है वो O2 का है। इसमें जो हमने कैटलिस्ट अप्लाई किया ओनली जस्ट 1 मिलीग्राम है। यहां पर भी हम क्या कहेंगे कि ये जो हम प्लैटिनम की बहुत ही ट्रेस अमाउंट लेंगे वो उस केमिकल के परफॉर्म करने के लिए इफेक्टिव होगी। और एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डेसीमीटर क्यूब हो किसका? H2O2 का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। इसको हमने करना है डीकंपोज, तो उसके लिए हमने बेटा जो कैटलिस्ट अप्लाई करना है वो सिर्फ और सिर्फ हमें 1 ग्राम जो है वो कोलाइडल प्लैटिनम जो है वो रिक्वायर, ओनली 1 ग्राम। और दूसरे हमारे पास जो हमारा सिस्टम है उसमें थाउजेंड्स ऑफ डेसीमीटर क्यूब मौजूद हैं, तो उसमें बेटा हम क्या करते हैं कि इसमें जस्ट 1 ग्राम कोलाइडल यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में हमें प्लैटिनम जो है वो रिक्वायर होती है और उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, यहां से हमने जो दूसरी बात सीखी कि मैक्सिमम रिएक्शंस में क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ कैटलिस्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ अ कैटलिस्ट जो है वो इफेक्टिव होती है, मीन उस केमिकल रिएक्शन को वो परफॉर्म कर सकती है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट की कि क्या इसकी जो है वो पाउडर्ड फॉर्म इफेक्टिव है कि या इसकी पार्टिकल फॉर्म इफेक्टिव है। अच्छा, यहां से अगर हम बेटा बात करें पार्टिकल फॉर्म की, देखें एक चीज का पार्टिकल है तो वो छोटा सा है, तो वो उसका सरफेस एरिया जो है वो छोटा है। जैसे हम उसको क्या करेंगे, हम जो है वो उसको किसी चीज से ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे, तो पीस के जब हम देखेंगे तो वो ऐसे स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे बेटा, तो जैसे हम उसको फैलाएंगे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो अब जो पार्टिकल है उसका उसी सेम कैटलिस्ट का अब उसका सरफेस एरिया कम है, तो हम यहां से फिर क्या कहेंगे कि कैटलिस्ट अगर वो फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में है तो उस केस में उसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा और वो
जो है वो रिएक्टेंट्स को ज्यादा एरिया प्रोवाइड करेगा आपस में कंबाइन होने का, और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। सो हम यहां से बात क्या कहेंगे कि फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट इज इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन कि वो काफी होगी उसको परफॉर्म करने के लिए, या क्योंकि उसी केस में बेटा उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, और हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ज्यादा होने से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का आपस में कांटेक्ट होता है, कोलिजन ज्यादा होती है, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होती है, और जिस वजह से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो एक जो है वो लुम्प है एल्युमिनियम की, और बजाय इसके कि हम दूसरा एक रिएक्शन है वहां पे हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में है। तो यहां से अगर हमसे पूछा जाए कि किस केस में जो है वो कैटलिस्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा किसी केस में होगा, तो वो बेटा जब कैटलिस्ट हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में होगा, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा तेज करेगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमने इसकी खूबी पढ़नी है वो ये है कि क्या इसका किसी के ऊपर इफेक्ट होता है कैटलिस्ट का, कि क्या जो हमारा कैटलिस्ट हमने एक रिएक्शन जो है वो हमने कंसीडर कर रहे हैं, और वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी जा रहा है रिवर्स भी जा रहा है। अब कैटलिस्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर देगा? आंसर इज नो, कि कैटलिस्ट जो है वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा उसको चेंज नहीं कर सकता, वो फिक्स रहता है। तो फिर इन रिएक्शंस में कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, वो हम ये कहते हैं कि ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं उनको जल्दी से जल्दी करवाता है, यानी कि फॉरवर्ड को भी रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करता है। कैसे? बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वो रिवर्स को भी तेज करने की कोशिश करता है बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और वो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो जाए जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो उसको अटेन करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, यहां पर हम कह रहे हैं कि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो क्या करता है, वो फॉरवर्ड और रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट को तेज करके जल्द से जल्द जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करने में हमारी मदद करता है। ओके, नेक्स्ट जो हमने बात सीखनी है वो ये है कि क्या ऐसे रिएक्शंस जो थर्मोडायनामिकली फिजिबल नहीं है, थर्मोडायनामिकली नॉट फिजिबल। अब थर्मोडायनामिकली फिजिबल रिएक्शन जो नहीं होते वो किस कंडीशन में होते हैं? मिसाल के तौर पर एक एनर्जी का लेवल ये है और एक एनर्जी का लेवल ये है। अब बेटा इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मोडायनामिकली स्टेबल जो लेवल है वो कौन सा नहीं है, तो वो ये वाला है, क्योंकि जो चीज थर्मोडायनामिकली स्टेबल जितनी ज्यादा होगी उसका एनर्जी लेवल उतना ही नीचे होगा। ठीक है, थर्मोडायनामिकली फिजिबल या स्टेबल होने का मतलब क्या है कि वो एनर्जी लेवल में उतना ही नीचे है। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये वाला लेवल है, फिर ये थर्मोडायनामिकली फिजिबल जो नहीं होते ये उनका लेवल है। ये कौन से होते हैं? ये काइनेटिकली फेवर्ड होते हैं। अब जो कैटलिस्ट है वो इन रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं कर सकता, वो तो पहले ही अनस्टेबल है, वो तो पहले रेडी पड़े हुए हैं जल्दी से उनको प्रोडक्ट में या एक स्टेबल कंडीशन में कन्वर्ट होने का मौका मिले। सो यहां से हमने क्या बात सीखनी है कि जो कैटलिस्ट
ऐसे रिएक्शन जो कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, उनको वो स्टार्ट नहीं कर सकता। वो किनको जो है वो स्टार्ट करेगा जो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल हैं, वो क्योंकि उनका एनर्जी का लेवल नीचे है, उनको रिएक्ट कराने के लिए एनर्जी जो है वो चाहिए और वो उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है, तो वो फिर हम इस वाले लेवल पर अप्लाई करेंगे कैटलिस्ट और इस वाले लेवल पर अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा हमने बात सीखनी है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा जी, नंबर 6 स्पेसिफिसिटी। कैटलिस्ट की स्पेसिफिसिटी के बारे में हमने बात करना है। स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि किसी एक चीज का किसी चीज के लिए मुख्तस हो जाना, फिक्स हो जाना। मेन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैटलिस्ट जो हम किसी एक रिएक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि वो दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए भी फिजिबल हो, उसके ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता हो? द आंसर इज नो। एक कैटलिस्ट जो हमने बेटा एक रिएक्शन के लिए उसको सजेस्ट किया है, अगर वो उसको परफॉर्म कर रहा है वेल एंड गुड, ये जरूरी नहीं है कि अब हम उसको दूसरे रिएक्शन पर भी एप्लीकेबल करके उसको भी जो है वो हम परफॉर्म कर लें उस कैटलिस्ट से, ये जरूरी नहीं है। कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। अब देखें, अगर हमारे पास रिएक्टेंट है फॉर्मिक एसिड, अब रिएक्टेंट सेम है, आप देखेंगे कि मैंने कैटलिस्ट चेंज करना है तो प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हमने एल्यूमिना कैटलिस्ट अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने कॉपर कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। सो हम यहाँ से क्या बात सीखी कि कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। One catalyst which is particular, which is helpful for one reaction, it's not necessary that the same catalyst is applicable to another reaction. So what happens if the reactant are same and catalysts are different, then the product may change. तो product change हो सकते हैं अगर हम सेम रिएक्टेंट के लिए कैटलिस्ट जो है वो चेंज कर दें। सो कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। इसने अपना एक्शन परफॉर्म किया और इसने अपना जो है वो एक्शन परफॉर्म किया है। नंबर 7, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ये है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि क्या जो हम कैटलिस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के ऊपर क्या टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है? द आंसर इज यस, कि हमारे पास जो कैटालिस्ट जो हम एक केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। वो कैसे होता है? मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, एक रिएक्शन परफॉर्म किया, उसमें हमने जो कैटालिस्ट अप्लाई किया था वो पाउडर फॉर्म में था। अब पाउडर फॉर्म में हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वो जो सरफेस एरिया है वो पाउडर फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगी, पार्टिकल फॉर्म में कोगुलेटेड जम जाएगी, वो जो है जिस वजह से सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा और कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। वो कैसे? कि वो पाउडर्ड फॉर्म को क्या करती है, कोगुलेटेड। कोगुलेटेड का मतलब उसको बड़े बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती है, जिस वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया के कम होने से कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज possible in the activity of catalyst। जो नेक्स्ट हम खूबी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं
वो है पॉइजनिंग का। नंबर 8, इफेक्ट ऑफ पॉइजनिंग। देखिए बेटा, जो पॉइजन का इफेक्ट है ये कैसे है? मेन जो कैटलिस्ट है ना, उसके लिए जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, जो बाहर से आती हैं, उसके लिए वो जहर पॉइजन का काम करती हैं, और उनकी मौजूदगी में, पॉइजन की मौजूदगी में फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन इम्प्योरिटीज, फॉरेन सब्सटेंसेस जो बाहर वाले रिएक्शन से हटकर हैं, वो उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अब जो हमारे पास पॉइजनिंग है वो भी क्या होती है? वो दो तरह की होती है। एक होती है परमानेंट पॉइजनिंग और एक होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी होती है आरजी, उसको थोड़ा सा हम जो है वो डील करते हैं तो वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो परमानेंट पॉइजनिंग होती है वो उसके साथ केमिकली अटैच हो जाती है, जिस वजह से उससे बचना मुश्किल हो जाता है, और वो उन कंडीशन में फिर कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है वो उसका कम होना लाजमी हो जाता है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या बात सीख रहे हैं कि पॉइजनिंग का कैटलिस्ट की एक्टिविटी के ऊपर फर्क होता है। सो हम क्या कहते हैं, हाँ, कि पॉइजनिंग का उसका जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी के ऊपर फर्क होता है। वो पॉइजनिंग क्या है? वो बाहर वाले सब्सटेंसेस हैं, इम्प्योरिटीज हैं, जो कि रिएक्शन से हटके हैं, उनकी मौजूदगी में कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिस वजह से हम क्या कहते हैं, उसका इफेक्ट होता है। और पॉइजनिंग भी दो तरह की है, टेम्परेरी और जो है वो परमानेंट। टेम्परेरी वो हो सकती है, जो परमानेंट है वो उसके साथ केमिकली अटैच हो जाती है, तो उससे बचना फिर मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें बेटा, हम हैम्बर्स प्रोसेस में हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलते हैं और अमोनिया बनाते हैं। इसमें हमने कैटलिस्ट अप्लाई किया होता है। अब बात का पता क्या होता है, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की अटैचमेंट हो जाती है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो हमने यहाँ पे कैटलिस्ट अप्लाई किया हुआ है आयरन, वो क्या करेगा, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर देता है। जैसे ही कम करता है तो फिर क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है और वो इकोनॉमिकली फेवरेबल नहीं रहता। फिर दूसरा कांटेक्ट प्रोसेस, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं बेटा, तो वो H2SO4 जब बनाते हैं तो इसमें होता क्या है, जो गैसेस हम यूज करते हैं वो उसके साथ आर्सेनिक आ जाती है। अब ये जो आर्सेनिक है, इसमें जो कैटलिस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्लैटिनम। अब ये जो आर्सेनिक जो बाहर से रिएक्शन से हटके जो चीज है, जिसको हम फॉरेन सब्सटेंसेस जो इंप्योरिटी का नाम दे रहे हैं, तो वो क्या करता है बेटा, वो उसकी एक्टिविटी को कम करता है। सो फिर H2SO4 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहां पे क्या करते हैं, आर्सेनिक प्योरीफायर लगाते हैं, ताकि आर्सेनिक जो है वहां पे अलग होती रहे और प्योर गैसेस जो हैं वो आए, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर ओलियम, फिर सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर भी हमने क्या करना है, उसको जिस चीज से खतरा होता है उसका प्योरीफाई लगा लेते हैं, वो उस चीज को जो है वो जज़ब कर लेता है, जिस वजह से जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम नहीं होती। That's all about the characteristics of a catalyst. I hope you enjoy it. तो बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जो है वो इससे रिलेटेड आपका जो है वो प्रॉब्लम है, आप मुझसे फेसबुक के थ्रू रहमान की आईडी है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ जो है वो व्हाट्सएप का कांटेक्ट मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और जो हमारा चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इंशाल्लाह अपडेट्स मिलती रहेंगी। और चैनल का नाम है हमारा केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान के नाम से, तो आप उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लगा उसको दबा लें। वो आपको क्या फायदा देगा कि जैसे नया लेक्चर आएगा वो आपको आगाह कर देगा। इसको समझें, अंडरस्टैंड करें, दूसरों तक भी शेयर करें, पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।